प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कैपेसिटर के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, आज ये बताया था कि एक कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ें, पैरेलल में जोड़ें या आपस में जोड़ें, वो जो डिफरेंट पोटेंशियल पर हैं, तो क्या होता है, जब तक उनमें सेम पोटेंशियल नहीं हो जाता तब तक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक की तरफ चार्ज फ्लो होता है और इस प्रोसेस में थोड़ी सी एनर्जी भी लॉस हो जाती है। ये बातें मैंने आपको पहले बताई थी। आज मैं आपको और आगे बताता हूँ। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का अर्थ होता है इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, और उसकी एक मेथड बताया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर हम दो इंसुलेटर बॉडीज़ को जो सुटेबल हैं रब करें तो दोनों बॉडियों पर चार्ज क्रिएट हो जाता है। एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है। उसका रीज़न बताया था, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, और क्योंकि दोनों इंसुलेटर हैं इसीलिए वो जो है वहाँ स्टैटिक पोजीशन में रहती हैं। अब मैं दूसरी एक विधि और है, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है, दो बॉडी को चार्ज करने की मतलब ये है, फ्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, व्हेन एन अनचार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर द चार्ज बॉडी, जब हम अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास में लाते हैं तब क्या होता है, जो अनचार्ज बॉडी है वो चार्ज हो जाती है। अनचार्ज बॉडी अपने आप ही चार्ज हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। जैसा कि अब ये प्रोसीजर मैं आपको बतलाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इस प्रोसेस के अंदर मैंने क्या किया है कि एक ये चार्ज बॉडी है, पहली माना ये चार्ज बॉडी है, इसकी सरफेस पर क्यू चार्ज है जो यहाँ दिखाया हुआ है, और इसके पास में मैं एक अनचार्ज बॉडी लाया। तो अनचार्ज बॉडी है प्लस है, तो क्या होगा कि ये जो बॉडी है दूसरी अनचार्ज, इसके जो एटम्स हैं जिससे ये बनी हैं, उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। नेगेटिव चार्ज यानी यहाँ क्रिएट होने लगता है पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो दूसरा जो सिमिलर चार्ज है वो इसके फार्दर एंड पर आने लगता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो नियरर एंड है अनचार्ज बॉडी का, यहाँ तो अपोजिट चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके फार्दर एंड पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है नियरर एंड पर, इसे हम कहते हैं बाउंड चार्ज, जो मैं यहाँ दिखाया हुआ है बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज का मतलब ये है कि जब तक ये चार्ज बॉडी इसके पास बनी हुई है तब तक ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बना रहेगा। ये अट्रैक्शन की वजह से इसने सारे नेगेटिव पार्ट्स को यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है इधर की तरफ, इसीलिए ये बाउंड चार्ज कहलाता है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी जब नेगेटिव इधर की तरफ शिफ्ट हो गई तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव की कमी हो गई दूसरे से पार्ट पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और ये फ्री चार्ज कहलाते हैं। ये इससे बंधे हुए नहीं हैं चार्ज बॉडी से, तो ये क्योंकि इससे बाउंड है, जब तक ये रहेगा तब तक यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसीलिए इसे बाउंड चार्ज कहते हैं। और क्योंकि ये जो है ये बाउंड नहीं है, इसे फ्री चार्ज कहते हैं। अच्छा, जो चार्ज बॉडी है वो इंड्यूसिंग बॉडी कहलाती है, क्योंकि वो चार्ज को इंड्यूस कर रही है, और जो दूसरी बॉडी है उसे हम इंड्यूस्ड बॉडी कहते हैं, उसे बाद में बताऊंगा। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ प्लस है जो हमारे पास चार्ज बॉडी है, अब यहाँ माइनस है, ये हमारे बाउंड चार्ज है। अब मैं इसको अगर आउटसाइड कर दूँ, आउटसाइड का मतलब मैं इसे ग्राउंडेड कर दूँ, एक तार लेकर के ज़मीन से जोड़ दूँ, तो क्या होगा कि सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, ऐसा माना जाता है। असल में मैंने आपको पहले ही बताया है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
और नेगेटिव चार्ज का मतलब पहले बता चुका हूँ मैं, एक्सेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी संख्या में आ गई तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आ गई तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन मैं अगर यहाँ ग्राउंडेड कर दूँ इसको तो क्या होगा कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो इसे हम कहते हैं अर्थिंग सिस्टम। इसे क्या कहते हैं हम, अर्थिंग सिस्टम। इसका मतलब यहाँ से चार्ज खत्म हो गया। ऑन अर्थिंग पॉजिटिव चार्ज गेट्स अर्थेड। इसे ऐसा मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए। हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से यहाँ आ गई, तो यहाँ न्यूट्रल कर दिया। लेकिन मान हम ये सकते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए अगर हमने इसे अर्थेड कर दिया। लेकिन ये इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर मैं इसे अर्थेड भी कर दूँ जब भी ये नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बना हुआ। ठीक है जी। अब ये कितना चार्ज बनता है, इसकी जो वैल्यू आती है वो एक फिक्स है, और वो वैल्यू होती है Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू होता है। मतलब यहाँ नेगेटिव में बनाया ना हमने, माइनस कह सकते हैं, माइनस क्यू 1-1/k, माइनस क्यू 1/1/k। चार्ज बॉडी वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ए बॉडी जितनी होती है। अब k क्या चीज़ें हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया था वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 0 हो जाएगी, Q डैश की वैल्यू 0 हो गई। यानी अगर यहाँ पर वैक्यूम है तो कोई चार्ज नहीं बनेगा, इंड्यूस चार्ज। दूसरी तरफ जो कोई भी मेटल होता है, किसी भी मेटल के लिए k की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। k की वैल्यू 1 और इनफाइनाइट के बीच में होती है। वैक्यूम के लिए 1 और मेटल के लिए इन्फिनिटी। और बाकी सारे बॉडीज़ जो होती हैं इंसुलेटर्स हों वो सब 1 और इन्फिनिटी के बीच में होती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर मेटल ले लूँ मैं, यहाँ अनचार्ज बॉडी में मेटल ले लूँ, ये अनचार्ज बॉडी है, मैं देख सकते हैं हम, ये अनचार्ज बॉडी है, और ये मेटल ले लूँ मैं, माना आयरन ले लूँ, कोई एल्युमिनियम ले लूँ, कोई भी, तो क्या होगा, कितना चार्ज बनेगा यहाँ जो इंड्यूस चार्ज होगा उस फॉर्मूले के हिसाब से, Q डैश बराबर -Q 1-1/k के हिसाब से कितना बनेगा। k की वैल्यू 1/इन्फिनिटी हो गई, k की इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई 0, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो Q डैश बराबर कितना होता है, -Q। Q डैश बराबर क्या होगा, -Q। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, बराबर होगा। Q डैश बराबर -Q हो जाएगा, किसके लिए, मेटल के लिए। और बाकी सब के लिए इसकी वैल्यू कम होगी हमेशा। Q डैश की वैल्यू बाकी मेटल के अलावा और जितने भी वैल्यू पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, सबकी वैल्यू Q डैश की हमेशा Q से कम होगी। अच्छा, ये तो ये बात हो गई कि यहाँ हमारा जो है चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो Q है इसे इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं, Q डैश को इंड्यूस्ड कहते हैं। अभी बताया था मैंने, जो चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा है वो इंड्यूस चार्ज, और जो कर रहा है चार्ज को वो हम कहलाते हैं इंड्यूसिंग, जो Q है। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको हटा दें, जो चार्ज बॉडी है हटा दें, तो क्या होगा, ये तो सारा चला गया, अर्थिंग हो गया। इस अर्थिंग सिस्टम को भी हटा दें यहाँ से, और इसको ऐसे ही रहने दें, तो जो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना है वो सब पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी उसने दूसरी बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी बना दिया, बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी टच में आए हुए। तो ये जो मेथड है इसे हम इंडक्शन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इंडक्शन। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही एक भाग है। तो चलो, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और बातें बताते हैं हम आपको। क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चार्ज बॉडी ले लें, हम चार्ज बॉडी ले लें, माना कि हमने एक ये गिलास की रॉड ले ली, इस पर चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज है, जो पहले बताया था। इसको किससे रब करने पर पॉजिटिव चार्ज बना था,
किससे रब करने किया था हमने? सिल्क के लोथ से। अब अगर हम क्या करें, कागज़ के छोटे छोटे पीस ले लें और इनके पास में इसको लाएं, तो क्या होता है, ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जबकि हमने देखा कि जो कागज़ के पीस हैं उन पर तो कोई चार्ज नहीं है, फिर भी ये अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करता है? इसका रीज़न है इंडक्शन, जो अभी हमने बताया था। इंडक्शन की वजह से इसके जो पास वाले पार्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर हम जो है एक कॉम्ब लें और उसे ड्राई हेयर पर कुछ देर फिक्सन करें और उसके बाद में कॉम्ब को भी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं, वो भी जो है जो कॉम्ब से क्या होते हैं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े चिपकने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। उसका सबका रीज़न इंडक्शन ही है। तो इंडक्शन। अब एक बात और है, मैंने आपको बताया कि जो अट्रैक्शन है ये एक अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है। तो हमें कैसे पता लगेगा इस पर चार्ज है कि नहीं? अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तब भी ये अट्रैक्ट हो सकती है। भाई ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। अब ये है एक अनचार्ज बॉडी, इसके पास लाई तो क्या हो रहा है, ये अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ। अब मैं एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लाया इसके पास, वो भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कैसे पता लगेगा कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं? इसका एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैं इस पॉजिटिव की जगह अब नेगेटिव चार्ज लाऊं। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज बॉडी को लाऊं। कागज़ के एक छोटे छोटे टुकड़े ले लें जिस पर कोई चार्ज नहीं है, और दूसरा मैं कोई चार्ज बॉडी ले लूं जिस पर नेगेटिव ही चार्ज है, जैसा मैं पहले बता रहा था। अब क्या होगा, जो अनचार्ज बॉडी है वो तो फिर भी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपल्सन होगा। तो अगर मैं चार्ज बदल दूँ, पॉजिटिव चार्ज लाया तो दोनों अट्रैक्ट हो रही हैं, और मैं नेगेटिव चार्ज यहाँ कर दूँ तो ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है ये रिपल्सन होने लगेगा। इससे ये पता लगेगा कि ये जो बॉडी है इस पर चार्ज है, और ये तो जब भी अट्रैक्ट हो रही थी जब पॉजिटिव लाए थे, और जब मैंने नेगेटिव कर दी जब भी अट्रैक्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये इंडक्शन की वजह से है। तो किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, इसका श्योर टेस्ट अट्रैक्शन नहीं हो सकता। श्योर टेस्ट जो है वो केवल रिपल्सन है, केवल रिपल्सन ही है जिससे पता चलता है कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं। ओनली श्योर रिपल्सन इज़ द श्योर टेस्ट, ठीक है जी। अच्छा, एक दूसरी बात और मैं आपको इम्पोर्टेंटली बताता हूँ कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, बहुत लार्ज चार्ज बॉडी है, बहुत ज़्यादा, और मैं एक दूसरी बहुत स्मॉल चार्ज बॉडी लेता हूँ लेकिन सिमिलर चार्ज की लेता हूँ, क्या होगा, क्या ये रिपेल करेंगे? वैसे तो क्या होता है कि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं और अनसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो ज़्यादा लार्ज चार्ज बॉडी है इंडक्शन भी ज़्यादा ही बनेगा। उस फॉर्मूले से Q डैश बराबर -Q 1-1/k जो पहले आया। तो जब ये जो है नेगेटिव ज़्यादा बनेगा तो इस पॉजिटिव के कंपैरिजन में, तो ये नेगेटिव का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा इस पॉजिटिव के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगी। तो अगर कोई दो बॉडी इस तरह की हैं, एक बहुत ज़्यादा लार्ज है जिस पर चार्ज बॉडी है, दूसरी बहुत स्मॉल है लेकिन सिमिलर चार्ज भी है, तब भी वो क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज़ तो जनरली होता क्या है कि सिमिलर चार्ज रिपेल करती हैं और अनसिमिलर चार्ज रिपेल करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने आपको अभी बताया था कि वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है और मेटल के लिए इन्फिनिटी होती है, बाकी सब के लिए 1 इन्फिनिटी के बीच में पड़ती है, और इंड्यूस चार्ज का जो मान होता है वो नेगेटिव में इतना होता है। अगर कोई मेटल है तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा -Q हो जाएगा, जिसमें Q को हम इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो भी आपको पता होना चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं,
माना बहुत सारी बॉडी हैं, एक पर चार्ज Q0 है, एक पर Q1 है, Q0 है, Q1 है, Q2 है। तो क्या होगा, अगर मैं खाली एक बॉडी देखूं, माना Q0 मैंने देखा, तो ये Q0 और Q1 क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे। अगर दोनों पर पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे, और अगर नेगेटिव अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं केवल एक चार्ज के लिए देखूं, माना Q0 है, Q1 की तरफ देखूं, तो Q0 क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये Q1 पॉजिटिव है, तो ये Q0 जो होगा ये तो पॉजिटिव है माना, तो Q1 जो है वो Q0 को रिपेल करेगा। Q2 भी रिपेल करेगा इधर की तरफ, कहीं Q3 है तो Q3 भी रिपेल करेगा। तो जो है इस तरह से एक चार्ज की बात करूं तो टोटल फोर्स जो होगा इस पॉइंट पर जो टोटल फोर्स होगा एट ए पॉइंट, वो होता है जितने फोर्स अभी मैंने देखे उन सब का वेक्टर सम ऑफ ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज इंडिविजुअली, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज इंडिविजुअली। तो इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि मैंने देखा F0 जो Q0 के लिए था, Q0 जो चार्ज है, ये टोटल फोर्स F0 है, तो F0 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वजह से जो फोर्स लग रहा था इस पर F0 1, नोट पर 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो उसका वेक्टर सम इसलिए क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग होंगी। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये लाइन जॉइनिंग चार्ज होती हैं, इसको भी बताएंगे अभी। F0 3 की वजह से, 4 की वजह से, सबका वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम का मतलब ये होता है कि अगर दो फोर्स हैं और इन पर फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा दोनों चार्जों को जोड़ने वाली लाइन पर काम करती है, लाइन जॉइनिंग चार्ज होती है। फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की विशेषता है, ध्यान रखें, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स है ये। सेंट्रल फोर्स का मतलब दो चार्जों को जोड़ने वाली लाइन पर ये काम करता है ना। अच्छा जी, ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, उसे मैं बाद में बताऊंगा। और कुछ और पॉइंट्स आपके सामने। नंबर फर्स्ट, चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। और जो डिटेक्ट करते हैं कि वह यहाँ है या नहीं, पहले ही मैंने आपको बताया था, उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। Q0 से जानते हैं इसे हम। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, काफ़ी छोटी होनी चाहिए, जिससे कि इसका कोई इफेक्ट अपना ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना क्रिएट करे ये। और टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ये विशेषता है। और अगली विशेषता ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या बताई जाती है, जो टेस्ट चार्ज व फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में, वही मानी जाती है। माना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q है और यहाँ टेस्ट चार्ज में लाया Q0, अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, ये ऐसे भागेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये नेगेटिव होगा तो ये ऐसे भागेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पहले बता चुका हूँ, उसके बारे में मैंने उनका जो रिलेशन है वो बताया था, क्या E बराबर -dV/dr होता है। आज मैं थोड़ा सा इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। देखो, ये है चार्ज Q, जैसे हम सोर्स चार्ज कह सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ सब में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, यानी यहाँ तक इसका इफेक्ट है। अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ आए तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, इसे इंटरेक्टिव फोर्स कहते हैं। अब माना एक टेस्ट चार्ज
इन्फिनिटी से लाया जा रहा है और मैं पॉइंट P तक ला रहा हूँ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कहीं भी टेस्ट चार्ज रखेंगे वो बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। टेस्ट चार्ज मैं अंदर की तरफ ला रहा हूँ Q0 को, तो जो वर्क है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, बाहर की तरफ, और मैं टेस्ट चार्ज को अंदर ला रहा हूँ। तो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। P पॉइंट पर लाना है, तो माना A पॉइंट से B पॉइंट तक की डिस्टेंस dr है और P से A से B तक की डिस्टेंस, तो मैं टेस्ट चार्ज को A से B तक लाने में स्मॉल वर्क डन होगा, बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस है, तो वो वर्क डन dw बराबर कितना होगा, वर्क डन बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज है Q0 और पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का हो गया dv, तो dv बराबर हो गया dw अपॉन Q0। अब वर्क डन कितना है, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स से ला रहे हैं F डॉट डी आर अपॉन Q0। अब F डॉट डी आर को मैं खोलूँ, F बराबर क्या होता है Q0 ही, F और डी आर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना काम कर रहा है, E इधर है और डी आर जो डिस्टेंस है इधर की तरफ जा रहे हैं हम अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच में कितना एंगल है, E इधर है और वर्क इधर हो रहा है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अपॉन Q0, तो ये वैल्यू हो गई cos 180 की माइनस ई डी आर, तो E बराबर हो गया माइनस dv अपॉन डी आर। तो इसके बारे में मैं पहले रिलेशन आपको याद करा चुका हूँ, ये है मैंने डराइव कर दिया, E बराबर माइनस dv अपॉन डी आर। इसी प्रकार से अब मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर माना सोर्स चार्ज है यहाँ और टेस्ट चार्ज जो है उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो जो पाथ होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो ये लिखा है इट इज़ द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब वही टेस्ट चार्ज, वुड मूव इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना हुआ है उसमें जहाँ चलेगा टेस्ट चार्ज, कब, इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो, अगर मैं इस पर फोर्स बाहर से अलग से ना लगाऊं और सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, यहाँ सोर्स चार्ज है, मैं यहाँ टेस्ट चार्ज लाया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो सोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर, जिसकी वजह से ये जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी पाथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो यही है इट इज़ द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज, इसे टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं हम, वुड मूव इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो, अगर ये ऐसा करने के लिए फ्री है। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर सोर्स चार्ज बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनेंगी, रेडियली आउटवर्ड, कहीं भी टेस्ट चार्ज रख दें बाहर की तरफ भाग जाएंगी, यहाँ रख दें तो यहाँ भाग जाएंगी, यहाँ रखें यहाँ भागेंगी, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। ये डायरेक्शन इसकी होती है।